Hello students, A2 Chemistry, chapter is Electrochemistry, lecture number 13। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है और कैसे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम डिसाइड कर सकते हैं। एक छोटा सा लेक्चर है, इसमें आपको मैं वो ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जिससे आप इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के प्रोडक्ट्स डिसाइड कर पाएंगे। ये क्वेश्चन आपके A2 के सिलेबस में पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इट इज अ सेल दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कोई भी ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करे उसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है तो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। सिंपल वर्ड्स में आप इलेक्ट्रोलिसिस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछी जा सकती है, हाउ यू कैन डिसाइड अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ गिवन कंपाउंड। तो आपने ये बात याद रखनी है, जब भी आपको कोई कंपाउंड गिवन होगा फॉर डिसाइडिंग प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ दैट कंपाउंड, तो आपको कंपाउंड हमेशा दो डिफरेंट फॉर्म में दिया जा सकता है। आपको या तो किसी भी कंपाउंड की मोल्टन फॉर्म दी होगी, सिंपल हीट करके उसकी हीट करने से जो लिक्विड फॉर्म बनती है किसी भी सॉलिड की, उसको मोल्टन फॉर्म कहते हैं। या आपको किसी कंपाउंड का कोई सोल्यूशन दिया गया होगा, कोई वाटर सोल्यूशन दिया गया होगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस में जब भी कोई क्वेश्चन आता है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिसाइड करने के लिए, या तो हमें मोल्टन फॉर्म अवेलेबल होती है या फिर सॉल्यूशन फॉर्म। अब एक बात जो आपने याद रखनी है, चाहे आपको मोल्टन फॉर्म गिवन हो किसी कंपाउंड की या सॉल्यूशन फॉर्म, हमेशा दो टाइप्स के आयंस होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं मोल्टन फॉर्म में भी और सॉल्यूशन फॉर्म में भी। एक टाइप का आयन होता है पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन हमेशा प्रेजेंट होगा, और दूसरी टाइप का आयन नेगेटिव आयन होगा। तो इन दोनों फॉर्म में जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट करते हैं तो पॉजिटिव आयंस दे आर अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिवली चार्ज प्लेट। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो पॉजिटिव आयन दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। Positive ions are electron deficient. So when they reach at the negative plate, since they are electron deficient, they attract electrons. They gain electron from the negative plate. तो gain of electron it is known as reduction. और reduction आपको आइडिया है, reduction it always takes place at cathode. मैंने आपको एक शॉर्टकट टर्म बताई थी याद रखने के लिए, रेड कैट, reduction at cathode। तो आपने याद रखना है जो मर्जी आपको फॉर्म दी हो इलेक्ट्रोलिसिस में, चाहे मोल्टन फॉर्म है चाहे सोल्यूशन फॉर्म है, हमेशा पॉजिटिव आयन नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव प्लेट पे जाके रिडक्शन होगी और नेगेटिव प्लेट कैथोड बन जाएगा। इसके कंपेयर टू अगर आप नेगेटिव आयंस को देखेंगे तो नेगेटिव आयंस दे विल बी अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव प्लेट, और सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगी। नेगेटिव आयंस जो है इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, व्हेन दे विल रीच एट द पॉजिटिव प्लेट, तो पॉजिटिव प्लेट उन नेगेटिव आयन से इलेक्ट्रॉन स्नैच कर लेगा, तो नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होती है। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है जो आपने हमेशा याद रखनी है कि पॉजिटिव आयन हमेशा रिड्यूस होंगे कैथोड पे, नेगेटिव आयन हमेशा ऑक्सीडाइज होंगे एनोड पे। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मोल्टन फॉर्म में प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिसाइड करना बहुत सिंपल है। जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, अगर आपको मोल्टन सोडियम क्लोराइड दिया गया हो तो आप बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें जो पॉजिटिव आयन है वो सोडियम आयन है और नेगेटिव आयन क्लोराइड आयन है। तो पॉजिटिव सोडियम आयन जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव प्लेट कैथोड होगा, कैथोड पे सोडियम आयन की रिडक्शन हो जाएगी। नेगेटिव क्लोराइड आयन जो है इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट पे जाके ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्लोराइड, दैट इज वाई पॉजिटिव प्लेट हमारा एनोड बन जाएगा। अब मोल्टन फॉर्म में ये बहुत सिंपल होता है कि हम प्रोडक्ट डिसाइड कर दें। हमने सिंपल ये देखना होता है कौन सा पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन कैथोड पे जाके रिड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव आयन कौन सा है वो एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इस केस में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, आप सिंपली कंपाउंड का फॉर्मूला देख के ये डिसाइड कर लेते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब सोडियम कैथोड पे जाके रिड्यूस होगा, सोडियम मेटल है, तो जो प्रोडक्ट आप सजेस्ट करेंगे बनेगा वो होगा सोडियम सॉलिड एट कैथोड।
और क्लोराइड आयन से जब ऑक्सीडेशन होती है क्लोराइड आयन की, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है, तो एनोड पे जो प्रोडक्ट होगा वो क्लोरीन गैस होगा। तो मोल्टन फॉर्म में आप देखें बहुत ही सिंपल है प्रोडक्ट गैस करना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप बहुत जल्दी से बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या प्रोडक्ट होगा कैथोड पे। बिल्कुल सही, कैथोड पे जिंक मेटल जो है डिपॉजिट हो जाएगी, जिंक सॉलिड, और एनोड पे ब्रोमीन वेपर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो देखिए मोल्टन फॉर्म में बहुत इजी है, आपने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जब भी डिसाइड करने हैं तो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन डिसाइड करें और उनके अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट कैथोड और एनोड पे लिख सकते हैं। सॉल्यूशन फॉर्म जब कभी आपको दिया गया हो तो हमेशा याद रखना है, सॉल्यूशन फॉर्म में आपको दो डिफरेंट फॉर्म दी जा सकती हैं। एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसको हम नॉर्मल एक्वियस सॉल्यूशन भी बोलते हैं, और दूसरे जो सॉल्यूशन फॉर्म की टाइप है वो है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब चाहे आपको डाइल्यूटेड सॉल्यूशन दिया गया हो वाटर में या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन दिया हो, दो आयन जो हमेशा सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, हर सॉल्यूशन में हमेशा प्रेजेंट होते हैं, उनमें से एक आयन है हाइड्रोजन आयन और दूसरा आयन है OH आयन। तो इन दोनों सॉल्यूशन में ये आयन्स हमेशा प्रेजेंट होंगे, लेकिन इनके साथ साथ एक और पॉजिटिव आयन और एक और नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट होगा जो कि उस कंपाउंड से आएगा, उस इलेक्ट्रोलाइट से आएगा जो हमने वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है। जैसे देखिए अगर हम कॉपर सल्फेट की एग्जांपल लें, तो अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चाहे हमें डाइल्यूट दिया गया हो चाहे कॉन्सेंट्रेटेड, इसमें दो पॉजिटिव आयन होंगे, एक पॉजिटिव आयन H आयन होगा और दूसरा पॉजिटिव आयन Cu2 प्लस कॉपर आयन होगा। एक नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन जो वाटर से आया है और दूसरा नेगेटिव आयन सल्फेट आयन है जो कॉपर सल्फेट से आएगा। अब इस केस में इसका मतलब हुआ सॉल्यूशन में हमेशा हमारे पास चार आयन्स होंगे, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव। दो आयन्स वाटर से आएंगे, दो आयन उस इलेक्ट्रोलाइट से आएंगे जिसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया है। तो इस केस में क्या होता है, नेगेटिव प्लेट की तरफ भी दो पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ भी दो नेगेटिव आयन अट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए हमें दो चीजों को माइंड में रखना है कैसे प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे फॉर सॉल्यूशन फॉर्म। तो एक चीज जो आपने याद रखनी है, रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिलेटिव रिडक्शन पोटेंशियल से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा आयन ऑक्सीडाइज होगा कौन सा आयन रिड्यूस होगा। और दूसरी चीज जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है तो फिर आपको कॉन्सेंट्रेशन बी कंसीडर करना पड़ेगी, अगर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है तो आप सिंपली रिलेटिव रिडक्शन पोटेंशियल से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कॉपर सल्फेट के केस में देखते हैं हम, हमारे पास दो पॉजिटिव आयन है, एक पॉजिटिव आयन है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन पोटेंशियल है जीरो वोल्ट, और कॉपर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल है पॉजिटिव 0.34। तो आपने हमेशा देखना है पॉजिटिव आयन में से हमेशा उस आयन की रिडक्शन होगी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर है, मैथमेटिकली जिसकी वैल्यू ज्यादा है। तो मैथमेटिकली आप जो मैंने आपको रिडक्शन पोटेंशियल बताया, हाइड्रोजन का 0 है, कॉपर का पॉजिटिव 0.34 है, तो मैथमेटिकली ग्रेटर जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कॉपर का है। इसका मतलब है हमेशा आपने उस आयन को, उस पॉजिटिव आयन को रिड्यूस करना है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मैथमेटिकली ग्रेटर हो। नेगेटिव आयंस को अगर आप देखें तो OH आयन को देखें और सल्फेट, दोनों नेगेटिव आयंस के रिडक्शन पोटेंशियल आपने डेटा बुकलेट में देख लेने हैं। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा आप उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, यानी कि रिड्यूस उसको करना है जिस आयन का रिडक्शन पोटेंशियल मैथमेटिकली ग्रेटर हो, और ऑक्सीडाइज उस आयन को करना है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मैथमेटिकली कम हो, लेस हो। तो इस केस में देखें जैसे हमारे कॉपर और हाइड्रोजन आयन में से रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा जो है वो कॉपर का है, तो प्रोडक्ट कैथोड पे जो बनेगा हम उसे कॉपर सॉलिड लिखेंगे। और हाइड्रोक्साइड और सल्फेट में से कम जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाइड्रोक्साइड का है, तो हाइड्रोक्साइड आयन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। और एक बात हमेशा याद रखें, जब भी हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीडाइज होता है, जो प्रोडक्ट जो गैस प्रोड्यूस होती है वो हमेशा ऑक्सीजन गैस होती है। तो अब आपने याद रखना है जब भी पॉजिटिव आयन है तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर है मैथमेटिकली वो रिड्यूस होगा, और नेगेटिव आयन में से वो ऑक्सीडाइज होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मैथमेटिकली कम है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर आपको दिया हो सोडियम क्लोराइड डाइल्यूट सॉल्यूशन है, दोबारा कॉन्सेंट्रेशन अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे। इस केस में देखें कौन सा पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव हाइड्रोजन है, और नेगेटिव आयन पॉजिटिव सोडियम क्लोराइड में कौन सा है, Na। तो पॉजिटिव हाइड्रोजन का कंपैरिजन पॉजिटिव सोडियम से कर रहे हैं, सोडियम मेटल है, मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, तो मैथमेटिकली इस वक्त ग्रेटर जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन का है। तो कैथोड पे इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे
एनोड पे आपने देख लिया कि हाइड्रोक्साइड का ही रिडक्शन पोटेंशियल कम है, वही ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी, क्योंकि क्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव 1.36 है, जो कि हाइड्रोक्साइड से ज्यादा है। अब अगर इसके मुकाबले में अगर कभी आपको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन दिया गया हो किसी भी कंपाउंड का, तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में आपने एक बात याद रखनी है, सॉल्यूशन अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो सिर्फ एक इलेक्ट्रोड का रिएक्शन चेंज होता है, और वो इलेक्ट्रोड कौन सा है? एनोड, ऑक्सीडेशन। एनोड का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में चेंज होता है, और दूसरी बात, एनोड का रिएक्शन सिर्फ उसी वक्त चेंज होता है अगर सॉल्यूशन में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आइंस प्रेजेंट हैं। अगर आपके कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड आयन प्रेजेंट है तो एनोड का रिएक्शन चेंज हो जाएगा, वरना रिएक्शन चेंज नहीं होगा। जैसे देखें, मैं अगर आपको एग्जांपल दे दूं, कॉपर सल्फेट जब हमने डाइल्यूट लिया था, प्रोडक्ट आपके सामने है, कॉपर सॉलिड बना था कैथोड पे और ऑक्सीजन गैस बनी एनोड पे। अगर मैं आपको कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट दे दूं तो कैथोड पे तो रिएक्शन चेंज होता ही नहीं है, वो मैं आपको बता चुका हूं। एनोड पे OH आयन और सल्फेट आयन में से कौन सा आयन ऑक्सीडाइज होगा? दोबारा और हाइड्रोक्साइड OH आयन ही ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में एनोड का रिएक्शन उस वक्त चेंज होता है अगर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड प्रेजेंट है तो। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड NaCl ले लें, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl में अब पॉजिटिव आयन कौन सा है? सोडियम आयन है और हाइड्रोजन आयन है। इन दोनों में से देखना किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? हाइड्रोजन का है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैथोड का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ही आपने डिसाइड करना है, लेकिन एनोड में आपने देखना है OH आयन भी जा रहा है और क्लोराइड भी जा रहा है, सोल्यूशन क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड है, और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में इस वक्त हमारे पास क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, तो अब ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस नहीं करनी। अगर क्लोराइड आयन होगा तो क्लोरीन प्रोड्यूस होगी, ब्रोमाइड होगा ब्रोमीन प्रोड्यूस होगी, आयोडाइड होगा तो आयोडीन प्रोड्यूस होगी। तो इस केस में जो प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस करना है वो क्लोरीन गैस होगी। तो ये सिंपल सी आपको इस लेक्चर में जो मैंने ट्रिक बताई है, ये छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है आपके A2 के पेपर 4 में, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।